Hello everyone, how are you all? I hope कि आप सब लोग घर में बहुत ही अच्छे और सुरक्षित होंगे। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर हीट, यानी कि हीट के बारे में समझेंगे इन सब्जेक्ट साइंस। तो हीट को जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आप सही गैस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको गैस करना है दो चीजों के बारे में, हॉट एंड कोल्ड। तो ये है हॉट और ये है कोल्ड। अब मेरे हाथ में कोई भी एक चीज आएगी, आपको पहचानना है कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो सबसे पहले यमी, बताओ हॉट है या कोल्ड? गैस राइट, ये है कोल्ड। आइसक्रीम है तो ठंडी ही होगी, और आइसक्रीम का मजा किसको नहीं आता खाने में, है ना? ओके, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप देखते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज इधर। ओके, ये बताओ, जल्दी बताओ। बहुत गर्म है, तो गर्म है तो क्या हुआ? हॉट है या कोल्ड? यस, हॉट। एकदम सही। आप लोग सब बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सही आंसर देते हो, राइट? तो ये है हॉट। ओके, तो नेक्स्ट आपको बताना है कि ये हॉट है या कोल्ड। अब ये बताओ, है ना, ये तो फ्रीज है। ओके, यस यू आर राइट, ये है कोल्ड, ठंडा एकदम से, है ना? तो ये हो गया कोल्ड। अब ओके, तो नेक्स्ट इज, अब आपको बताना है कि ये हॉट है या कोल्ड है, राइट? नाउ वॉच, ये हॉट है कि कोल्ड, जल्दी बताओ। यस यस यू आर राइट, हॉट है, राइट? तो एक मिनट, इसी के बारे में समझेंगे, हॉट यानी हीट एनर्जी। तो हीट के बारे में आज का टॉपिक है, और हीट को हम अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सिर्फ एक ये वीडियो आपके पूरे चैप्टर को इजीली आपको समझ में आने वाला है। तो डोंट मिस एनी मिनट ऑफ दिस चैप्टर। और क्योंकि हम सब जानते हैं अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, जैसे लाइट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी, और लास्ट होती है विंड एनर्जी। लेकिन हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आज हीट एनर्जी के बारे में। तो हीट एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन। तो आपने देखा, आप अब तक ये पहचान चुके हो कि क्या हॉट होता है और क्या कोल्ड होता है ना? तो अब हम आज समझेंगे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बारे में समझेंगे। ओके, तो आपने कभी कभी देखा है कि जैसे आप घर पे आपकी मम्मा है, जैसे बर्तन के अंदर कुछ भी दूध गर्म कर रही है, और उसके अंदर आपका चम्मच रखा हुआ है, अगर मम्मी के कोई स्पून रखा हुआ है, और जब आप देखते हो तो थोड़ी देर में अगर आपने वो स्पून गलती से उठा लिया तो वो स्पून बहुत गर्म हो जाता है। तो आप भी सोचेंगे कि आपको मालूम है वैसे क्यों होता है? इसका भी एक रीजन है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सर्दी है, सर्दी में आप लोग नहाना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है ना? लेकिन सर्दी में सर्दी के अंदर हम नहाते हैं तो मम्मी को कहते हैं कि गर्म पानी कर दो, राइट? तो जब गर्म पानी करते हैं तो मम्मी क्या करती है आपकी कि उस भगोले के ऊपर एक प्लेट रख देती है स्टील की, ठीक है? अब थोड़ी देर में जब पानी गर्म हो जाता है तो अगर आप उस प्लेट को भी पकड़ोगे ना तो बहुत गर्म होगी। और वो गर्म इसलिए होती है क्योंकि आपका जो भगोला है जिसके अंदर आपने पानी रखा है, बर्तन, वो भी गर्म हो जाता है। किसकी वजह से? गैस जल रहा है। गैस में क्या है? आग है। वो आग किसको गर्म करती है? आपके उस पतीले को गर्म करती है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ये जब पानी गर्म हो जाता है और पतीला भी गर्म हो जाता है तो वो पतीला क्या करता है, उसके अंदर जो गर्मी होती है उसको वो ट्रांसफर करता है उस ठंडी प्लेट के अंदर। तो वो चिपकी हुई है, उसके ऊपर रखी हुई है, इसलिए वो भी गर्म हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी, वो फ्लो होती है आग से पतीले में, पतीले से प्लेट के अंदर। तब आप प्लेट को अगर पकड़ोगे तो वो भी बहुत गर्म होगी, तो आपको कपड़े से
उसको भी उठाना पड़ता है और पतीले को भी उठाना पड़ता है ना। तो बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हीट एनर्जी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही काम की है, मगर उसको समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब हीट एनर्जी का एक सरनेम है, जैसे हम लोगों के सबके सरनेम होते हैं ना, वैसे तो हम इसको एसआई यूनिट से कहते हैं। एसआई यूनिट यानी हम किस में नापते हैं हीट एनर्जी को। तो हीट एनर्जी को हम नापते हैं, पता चल गया, जूल के अंदर। यानी हीट एनर्जी को आपको मेजर करना हो तो हम जूल के अंदर मेजर करेंगे। इसको याद रखने का तरीका आपको बताता हूं। हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, और इसको तुम कभी ना भूल, राइट। तो ऐसा ही यूनिट है हीट का जूल। अब पढ़ते हैं आगे। देखो मैं आपको सामने दो चीजें रखता हूं, राइट। एक है सन, दूसरा है कप। अब देखो ये एक हॉट टी है और ये एक सन है, राइट। तो अब आप गैस करो कि किस में ज्यादा एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी। सबको मालूम है सन में बहुत ज्यादा पावर है, कितना दूर है फिर भी हमको गर्मी लगती है गर्मी में, यानी कि सबसे ज्यादा पावर इसके अंदर है और चाय के अंदर गर्मी कम है। तो हमने कैसे पता लगाया कि किसमें गर्मी ज्यादा और किसमें गर्मी कम है? बहुत इजी है, टेम्परेचर। यस, ये वर्ड जो है इसको याद रखना। टेम्परेचर से पता चलता है कौन सी चीज ज्यादा गर्म है और कौन सी चीज ज्यादा ठंडी है। ओके, तो अब आप टेम्परेचर, तो यानी टेम्परेचर कोई इसकी ऐसा ही यूनिट नहीं है, लेकिन टेम्परेचर से ही हमको पता चलता है कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है ना। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और हम टेम्परेचर के बारे में समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा फ्लावर पॉट है, इसके अंदर देखो आपने देखा होगा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब अगर इस पानी को अगर मैं आंख बंद करके भी अंगुली इसके अंदर डालूं तो मेरे टच सेंस ऑर्गन से मैं पता लगा लेता हूं कि ये पानी ठंडा है या गर्म है ना। और अगर ये बहुत ही ठंडा होगा, अगर ये फ्रिज का पानी होता तो हम कहते हैं ये बहुत ज्यादा ठंडा है, और अगर ये नॉर्मल मटकी का पानी होता तो हम कहते हैं थोड़ा कम ठंडा है, और अगर ये बहुत ही गर्म होता तो हमारे हाथ डालते हम उसको हाथ को निकाल लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी से भी हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा पानी नॉर्मल है, ठंडा है या बहुत गर्म है। और एक चीज हमेशा याद रखना, टेम्परेचर को जब नापते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, राइट। इसको कभी मत भूलना, केल्विन, ये रहा वो वर्ड केल्विन, भूलना मत। अब जो टेम्परेचर नापना है तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन अगर मान लो आपके घर में कोई बीमार हो और फिर आपको बोले, जैसे अभी आपने पानी का टेस्ट किया था तो आपने अंगुली डाल के तो बड़ा आसानी से चेक कर लिया था कि कौन सी चीज गर्म है, ठंडी है और कौन सी चीज नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई बीमार है आपके घर में तो क्या आप उसको भी ऐसे हाथ लगा के ऐसे टेम्परेचर बता सकते हो उसका कि हाँ गर्म तो है तो 80 डिग्री होगा टेम्परेचर, तो आप उसको जज कर सकते हो गर्म है कि नॉर्मल है, लेकिन आप एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते, राइट। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? टेम्परेचर को नापना है तो गैस करो, आप सबको मालूम है बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या हमारे मुंह के अंदर वो डालता है, राइट, थर्मामीटर। यस, तभी मुझे मालूम है आप लोग बहुत स्मार्ट किड हो। ओके, अब थर्मामीटर जैसे ही डालता है तब उससे हमको पता चलता है कि डॉक्टर को कि इसका टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर, राइट। तो आज हम सबसे पहले टेम्परेचर समझने के लिए थर्मामीटर को समझते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज थर्मामीटर का। अब आप इस थर्मामीटर में तीन चीजें आप देख रहे होगे। सबसे नीचे देखो क्या है, बल्ब। जैसे आपने अंगुली से पानी को टच किया था वैसे ही ये बल्ब जो होता है, इस बल्ब से ही हीट का पता चलता है और
जो आप देख रहे हो ये सामने जो दिख रहा है आपको स्टेम, तो ये पूरा स्टेम है ना। तो ये इसका स्टेम पार्ट कहलाता है थर्मामीटर का। उसके बाद आप इस पे लाइंस देख रहे होंगे, है ना। तो इस लाइंस को क्या कहते हैं? स्केल। यानी इस स्केल पे मार्किंग कर रखी है, जिसकी मार्किंग को हम रीड करके पता लगाते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो लाल जो लाइन है वो एकदम से ऊपर चली जाती है और ठंडा होता है तो नीचे चली जाती है। बहुत इजी है। उसके अंदर दो चीजें यूज होती है। एक होती है मरकरी, जो कि लिक्विड मेटल है, बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत इजी है, थर्मामीटर में ज्यादातर उसको यूज करते हैं। और एक होता है अल्कोहल। अब हम दोनों के बारे में समझेंगे, राइट। ओके, अब हम जब आप समझ ही गए हो, मरकरी और अल्कोहल आप दोनों यूज करते हैं। लेकिन मरकरी कैसा होता है आप सबको मालूम है, ग्रीन कलर होता है, मेटल होता है, लेकिन फिर भी लिक्विड फॉर्म में होता है ना। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये बहुत टॉक्सिक होता है। बाई चांस अगर आपका वो थर्मामीटर फट गया या घिर गया, टूट गया, तो और गलती से वो मरकरी का कुछ भी पार्ट आपके बॉडी में अंदर चला गया तो वेरी हार्मफुल, राइट। इसलिए थर्मामीटर को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। अगर आपके घर पे भी है तो बहुत ही ध्यान से रखना उसको, क्योंकि वो बहुत ही टॉक्सिक होता है। बस दूसरी तरफ अगर हम अल्कोहल वाला थर्मामीटर काम में लें तो वो होता तो वो भी लिक्विड है, लेकिन उसके अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि वो -70 डिग्री सेल्सियस से लेकर +78 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही शो करता है। अब मान लो अगर वो ज्यादा गर्म है, 78 से ऊपर है, तो वो शो नहीं करेगा। तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक है। इस तरह से दोनों के अंदर थोड़े बहुत ड्रॉबैक है, थोड़े बहुत प्लस माइनस है। वैसे हर एक में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है ना। तो अब हम बात करेंगे कितने तरह तरह के थर्मामीटर होते हैं। थर्मामीटर के बारे में आप समझ चुके हो, एक होता है बल्ब, एक होता है स्टेम और एक होती है उसकी स्केल। और उसके अंदर जो डलता है वो होता है मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल, व्हाइट कलर का, लेकिन टॉक्सिक होता है, इसलिए फूटना नहीं चाहिए थर्मामीटर। और अल्कोहल 70 डिग्री से -70 डिग्री से +78 डिग्री तक ही वो टेम्परेचर को रीड करता है, राइट। अब हम समझेंगे कितने तरह के थर्मामीटर होता है। अब समझते हैं थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं। थर्मामीटर होते हैं 3 तरह के, भूलना मत, 3 तरह के होते हैं। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा डिजिटल थर्मामीटर, तीसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो हम इन तीनों थर्मामीटर के बारे में समझते हैं, राइट। ओके, अब हम तीनों में से सबसे पहले क्लिनिकल के बारे में समझते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है आप सब जानते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो हमारा डॉक्टर क्या लगाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर लगाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर वो नापता है, या जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये दो इसकी मेजरमेंट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अगर आप सर्दी वाले इलाके में खड़े हैं या छाया में खड़े हैं तो आपका टेम्परेचर कम होगा। अगर आप धूप में खड़े हैं तो उसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एज के हिसाब से भी टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है, या एनवायरनमेंट हुआ या एक्टिविटी। अगर आप दौड़ के आ रहे हैं बहुत तेज़ी से तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत देर से बैठे हैं, ठीक है, तो आप मूवी देख रहे हैं और बिल्कुल एसी हॉल में बैठे हैं तो आपका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। इस तरह से टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ये था क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे ही आपका जो बॉडी टेम्परेचर है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो फिर आपको क्या करना होगा? अच्छा, आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स आपको सीधा ले जाएंगे डॉक्टर के पास।
आई आवाज, बस इमरजेंसी हो जाती है फिर और आप बीमार पड़ जाते हो, राइट। अच्छा, आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब आप थर्मामीटर जैसे आपने देखा था, या वापस दिखा देता हूँ, ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर का जो बल्ब होता है ना, तो जब आपने देखा होगा डॉक्टर आपको मुंह में थर्मामीटर डालता है, उसके बाद में जब वो वापस से निकालता है टेम्परेचर रीड करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो बाद में निकालने के बाद तो टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए, तो मरकरी नीचे चला जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपने ध्यान से देखना, उस थर्मोमीटर के अंदर नीचे एक हल्का सा बेंड होता है, किंक यानी बेंड होता है, तो वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम आसानी से उसको रीड कर पाते हैं। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली चीज, जब थर्मामीटर को आप यूज कर रहे हो किसी पेशेंट के लिए, तो थर्मामीटर को पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस के अंदर डाला हुआ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके मुंह में डाला, उसके बाद में थर्मामीटर निकाल के उसको पूरा वापस से साफ कर दिया और कपड़े से पोंछ के दूसरे के मुंह में डाल दिया, तीसरे के मुंह में डाल, तो इससे क्या होगा? बीमारी फैलेगी, कोरोना, राइट। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंटीसेप्टिक। और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर आपको किसी और पेशेंट को नापना है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, तभी आप उसको यूज करें। और जब भी आप उसको, जब डॉक्टर जब देखा होगा तो वो बल्ब से नहीं पकड़ता है। अगर वो बल्ब से पकड़ेगा तो फिर से टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, तो वो ग्लास वाले पार्ट से टेम्परेचर को पकड़ेगा। तब उससे क्या होगा, वो उसके लेवल में आकर उससे चेक कर लेता है कि टेम्परेचर कितना है। जहां पर वो रेड वाला मार्किंग होगा स्केल से, या मरकरी का जो ऊपर मार्किंग आ रहा होगा लास्ट, वो उसकी रीडिंग होगी। तो इस तरह से आपको कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और ध्यान रखना चाहिए कि वो टूट ना जाए, क्योंकि ग्लास का होता है तो वो इजीली ब्रेक भी हो सकता है। तो कुछ इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका थर्मामीटर बहुत अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है आपका डिजिटल थर्मामीटर। वाह, ये देखो, डिजिटल थर्मामीटर सबसे इजी है। ना कोई मरकरी का झंझट, ना अल्कोहल डालने का झंझट, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं है। बस सेंसर्स, आईसीज लगी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिस्प्ले लगा हुआ रहता है जैसा कि आप देख सकते हो। बस उसके बाद में जहां पर वो बल्ब होता है वहां पर आपको उसको बॉडी टेम्परेचर के अंदर टच कराना है और ऑटोमेटिकली वहां पर आपको रीडिंग आएगी। तो डिजिटल थर्मामीटर बहुत ही ईजी होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये वाला, राइट। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? -10 डिग्री से लेकर +110 डिग्री तक उसकी रेंज होती है, ठीक है। और वो लैब के अंदर काम में आता है जब हम साइंस मैथ्स लेते हैं ना, या फिर मेडिकल के अंदर, तो वैसी लेबोरेटरीज के अंदर इसका यूज होता है। तो ये हम लोग कम यूज करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं। सेम प्रिकॉशंस है जैसे हमने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखे थे, ठीक है। एक तो उसको बल्ब से नहीं पकड़ना है, दूसरा उसको सीधा रखना है। आप टेढ़ा रख के अगर रीडिंग लोगे तो रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है, गलत रीडिंग आएगी, इस तरह से। और उसको टेम्परेचर जैसे अगर आप लेते हो तो पानी के अंदर जब डाल रहे हो तो उसको सरफेस टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो पतीले में पानी गर्म कर रहे हो और आप पतीले का पानी का टेम्परेचर चेक करना है, और आपने क्या किया, पूरा डुबा दिया उसको, और वो नीचे पतीले के बॉटम तक टच कर रहा है मेटल पार्ट को, तो वो टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उसको पानी के अंदर रखना चाहिए, ना कि उसको पूरा अंदर टच करना चाहिए। इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बस। बाकी ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ओके, अब बात करेंगे टेम्परेचर की, राइट। तो हमने देखा अलग अलग टाइप के थर्मामीटर देख लिए। अब हम देखेंगे जो भी चीज हम नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम 3 चीजों में मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर से बताता हूं ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, और तीसरा नहीं, ऊपर से बताते केल्विन। तो आप देखो तीनों वर्ड्स देख सकते हो, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये 3 मेजरमेंट है जब आप टेम्परेचर को नापते हो। अब हम समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, राइट। तो वॉच दिस। ओके, नाउ इज सबसे पहले देखते हैं सेल्सियस स्केल। आपने देखा होगा थर्मामीटर पे सेल्सियस स्केल भी होता है और फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। तो
तो सेल्सियस क्यों रखा गया इसका नाम सेल्सियस स्केल? क्योंकि एंड्रस सेल्सियस ने इन्वेंट किया था सेल्सियस स्केल को, इसलिए बहुत सिंपल है। और ये देख लो एंड्रस स्केल जिन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस स्केल कहां से कहां तक होती है? 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक। और इसको डिनोट किस में करते हैं? इसमें डिग्री सेल्सियस, जो सी लिखा हुआ है और डिग्री लिखी हुई है, राइट? डिग्री सेल्सियस में इसको डिनोट करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है किसने बनाया, उसके बाद में इसका निशान क्या है, डिग्री सेल्सियस, और कितने डिग्री तक होता है? 0 से 110 डिग्री। 0 हो गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट और 100 हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। बहुत सिंपल है, राइट? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है? बहुत इजी है। फ़ारेनहाइट स्केल सबसे पहले देखते हैं इसका ये नाम क्यों रखा गया। क्योंकि इसको बनाने वाले थे ये डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, और इसको डिनोट करते हैं डिग्री एफ से, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट से, राइट? अब इसके अंदर स्केल कहां तक होती है? स्केल होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक, डिग्री फ़ारेनहाइट तक, राइट? तो इसके अंदर 180 डिविजन्स होते हैं। तो बस ये आपको याद रखना है किसने बनाया, इसका निशान क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, कहां से कहां तक होता है? 32 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और इसमें कितने डिवीजन होते हैं? 180। ओके, तो ये था हमारा फ़ारेनहाइट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या करता है? केल्विन स्केल भी टेम्परेचर ही मेजर करता है, लेकिन केल्विन स्केल बनाया किसने? सबसे पहला लॉर्ड केल्विन ने, राइट? लॉर्ड केल्विन ने बनाया, और इसको डिनोट किससे करते हैं? के से। बच्चों भूलना मत, लॉर्ड केल्विन जो आपके सामने फोटोग्राफ नजर आ रहा है, इन्होंने बनाया और के से डिनोट करते हैं। और इसमें जो लोएस्ट पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 273 के अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन याद रखना 273, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 373 के। ठीक है, और इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 डिग्री को भी मेजर कर सकता है। तो 0 के को भी ये मेजर कर सकता है एट ए 0 केल्विन पर, इसलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए ना एब्सोल्यूट स्केल किसको कहते हैं, तो सीधा बोलना केल्विन स्केल को, राइट? हमारा एक टॉपिक है, अगर हम कन्वर्जन टू स्केल्स कैसे करेंगे। जैसे अगर मान लो हमें सेंटीग्रेड से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसका एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम दे रखा है बुक के अंदर, 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए, हमारा जो डिग्री सी है वो है 10 डिग्री। अब इसको हम यूज करेंगे और इसको हम इस फॉर्मूले में डालेंगे। ध्यान से देखो, ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब देखो 5 की टेबल में 10 कट जाता है, 5 2 ज़ा 10, तो 2 9 ज़ा, तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 32, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18, 32, ये हो गया आंसर हमारा 50, और ये हो गया हमारा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी था, ऐसे आप भी घर पे करके देखना, राइट? अब हम करेंगे इसका उल्टा, फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। ये है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करें। तो इसको तो बहुत ही इजी है, ठीक है। फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, क्या लिखा हुआ है, सी सेल्सियस में पता लगाना है, फ़ारेनहाइट हमारे पास दे रखा है, और इसको करेंगे -32 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। तो हम एक जैसे आपके बुक में दे रखा है 122 फ़ारेनहाइट दे रखा है, उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखते हैं। आइए, तो हमारा डिग्री एफ है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे
सेल्सियस में। कैसे? देखो 122 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। अब उसके बाद में 122 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचा? ये हमारा 20 चले गए, ठीक है, 2 और 2 0, फिर यहाँ पर बचा 9, तो ये हमारा हो गया 90 और 5/9। अब इसको हम कटिंग करते हैं, 90 मल्टीप्लाई 5/9, 9 को कट किया, 9 10 90, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर है। तो बहुत इजी है, आप भी ऐसे कुछ नंबर्स को ट्राई करो और प्रैक्टिस करो तो आप भी सीख जाओगे। बहुत इजी है ना? तो है केल्विन को कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बहुत इजी है, पर इसमें सिर्फ सेल्सियस ही काम में आएगा, ठीक है। इसलिए ये मत पूछना कि सर फ़ारेनहाइट है तो क्या करें, तो फ़ारेनहाइट को पहले सी में कन्वर्ट कर देना, उसके बाद में सी इसमें डाल देना, तो फिर केल्विन पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा इसमें तो सी हमें एफ फ़ारेनहाइट है तो कैसे पता लगाएं, तो मैंने आइडिया आपको बता दिया। पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, सेल्सियस की वैल्यू इसके अंदर डाल दो और फिर केल्विन में कन्वर्ट कर दो, राइट। बहुत इजी है। अगर जैसे मान लो हम सी का कोई भी लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हो गया हमारा 323 क्या। बहुत इजी है ना? ऐसे आप भी ट्राई करो। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट कैसे ट्रांसफर होती है। बहुत इजी है। देखो, ट्रांसफर हमेशा जब भी हीट ट्रांसफर होगी तो वो हमेशा जो चीज गर्म है वो सीधी ट्रांसफर होगी ठंडी वाली चीज के ऊपर, यानी ठंडी जो चीज है वो उस गर्म को इतना जल्दी ठंडा नहीं कर सकती जितना गर्म चीज किसी ठंडी चीज को गर्म कर सकती है। एग्जाम्पल बताऊं, आप बिग बॉस देखते हो ना, बिग बॉस में क्या होता है, जो आदमी शांत बैठा है और जो गुस्से में है, तो गुस्से में है तो यानी वो क्या हो गया, पूरा गर्म है, हीट से, गुस्से से भरा हुआ है, यानी कि हीट एनर्जी एकदम भरी हुई। वो क्या करता है, बोल बोल के जो शांत बैठा है उसको भी गुस्सा दिला देता है। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ हीट। जस्ट जोकिंग, मतलब आप समझ गए ना कि बेसिकली क्या है कि जो चीज गर्म है वो उस ठंडी चीज को भी गर्म कर देती है। ये कहलाती है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब इसमें 3 तरह की चीजें होती है बच्चों, ये याद रखने लायक है। सबसे पहले होता है कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। तो हम इन तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कंडक्शन के बारे में। यानी कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, 3 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मैं बताता हूं। ये है सॉलिड का पार्टिकल, ये है लिक्विड का पार्टिकल और ये है गैस का पार्टिकल। अब आप देखो, इनको अगर हम ऐसे, तो हमें गैस दिखती नहीं है, लेकिन हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अगर सॉलिड कोई मटेरियल है तो वो आपस में कितने, देखो उसके पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, और जो लिक्विड के हैं उसके पार्टिकल्स तो हैं लेकिन वो इतने दूर दूर नहीं है, ठीक है। और गैस के जो पार्टिकल्स है वो तो सारे बिखरे हुए हैं, तो बहुत दूर दूर हैं। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे गर्म पानी है, आप पानी को गर्म करना चाहते हो और वो आपने पतीले में रखा है, तो पतीला क्या है, सॉलिड है, तो वो जब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो अगर वो सॉलिड से ही वो लिक्विड को गर्म कर रहा है तो देखो आपको पानी को गर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने पतीले में चम्मच रखा हुआ है तो चम्मच पानी से पहले गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चम्मच भी सॉलिड था और पतीला भी सॉलिड था, तो एनर्जी जल्दी से जल्दी सॉलिड से सॉलिड में जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, राइट। इसलिए तो आप समझ जाओ कि गैस धीरे धीरे गर्म होगी, सबसे धीरे गैस गर्म होगी, उससे फास्ट लिक्विड होगा और सबसे फास्ट सॉलिड होगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो गैस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, और लिक्विड ठीक ठीक है, सो है, और सॉलिड तो बेस्ट कंडक्टर है। तो ये आपको
ये हो गया कंडक्शन के बारे में। अब मान लो हम एक एक्टिविटी, जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे हम एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं सामने। देखो जैसे ये हमने कैंडल लगाया, ये हमने स्टैंड लगाया और ऊपर एक मेटल की रॉड लगा दी और इसके अंदर हमने 4 पिंस को वैक्स से कंबाइन कर दिया, ठीक है, चिपका दिया। अब आप उसकी टिप को, मेटल की जो टिप है उसको गर्म करो, किससे? मोमबत्ती से। जैसे जैसे वो गर्म होगी तो जो मेटल, जो मोमबत्ती से सबसे पास वाली पिन है, वो उसकी वैक्स पहले पिघल के नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले गर्मी उसके पास पहुंची तो वो गर्म हो गया तो वो पिन गिर गई। फिर बी वाली, फिर सेकंड वाली पिन गिरेगी, फिर जो उससे दूर है वो थर्ड वाली पिन बाद में गिरेगी, फिर फोर्थ वाली गिरेगी। तो ये एक एक्टिविटी से बहुत इजीली पता चल जाता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सबसे नजदीक वाली गर्म चीज से जो दूर वाली है। तो जो जो ठंडी चीज थी वो धीरे 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 गर्म होती होती हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्टिविटी भी कर सकते हो। ये आप घर पे करके देखना और अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में, राइट? ओके। अब आपने देखा होगा इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी आपने देखा होगा जैसे भगोला, जो पानी का पतीला होता है उसको उठाना बहुत मुश्किल है हाथ से, लेकिन आप जैसे आपकी मदर है खाना बनाती है तो वो बार बार तो कपड़े का यूज नहीं करेंगे और इधर उधर, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर देखो आप, फ्राइंग पैन देखो, है ना, ये देखो, ये है प्रेशर कुकर, ये है फ्राइंग पैन। अब देखो इनके में जो गुड कंडक्टर है वो तो है मेटल पार्ट दोनों के, और जो बैड कंडक्टर है वो उसके हैंडल, यानी वो है उसके इंसुलेटर। तो वहां पर जब आप वहां से पकड़ोगे फ्राइंग पैन को तो बिल्कुल गर्म नहीं लगेगा। एक्चुअली वो बहुत गर्म है क्योंकि मेटल पार्ट तो गर्म है, लेकिन इंसुलेटर होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए वो गर्म नहीं होते। इसलिए आप प्रेशर कुकर के हैंडल को भी पकड़ के आराम से उठा सकते हो, भले वो कितना भी गर्म हो, और फ्राइंग पैन को भी उठा के रख सकते हो, है ना। तो एग्जाम में आ जाए ना कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से है? प्लास्टिक्स, है ना, वो इतना जल्दी गर्म नहीं होंगे, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल है फ्राइंग पैन और प्रेशर कुकर, राइट? ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट है, वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? आपने कभी कभी आप चाय की दुकान आप देखना, जहां पर आप मार्केट में जाते हो कहीं पर भी, तो एक चाय की दुकान पर देखना जो केतली होती है ना चाय की, उसमें से आपको ऐसे चाय की केतली में से धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। तो वो धुआं किसी इस चीज का नहीं है कि अंदर कोई लकड़ी जल रही है या पेपर जल रहा है उसका धुआं निकल रहा है, वो धुआं उसका नहीं है। वो क्या है? स्टीम है। स्टीम क्या है? जो उबला हुआ पानी है जो गैस में कन्वर्ट हो गया है वो स्टीम है, और वही आपको उस केतली में दिखाई दे रहा है, राइट? तो जब आप केतली के अंदर पानी गर्म करते हैं तो वो पानी क्या होता है? गर्म होता है। तो जब भी कोई चीज गर्म होगी तो वो जब इवोपरेट होगी तो वो क्या होगी? हल्की होगी। तो जो गर्म चीज होती है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो गर्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली पानी की जो बूंदे हैं वो गैस में बदल गई और गैस ऊपर गई, और वो आपको धुएं के रूप में उस केतली में से नजर आती है। तो ये होता है कन्वेक्शन, ठीक है, कि आप कैसे एक पानी के मॉलिक्यूल्स, ये लिक्विड और गैसेस के लिए ही यूज होती है ज्यादातर। अब आप देखो जैसे ये सीनरी देखो, है ना, तो इसके अंदर आपने देखा होगा गर्मियों में जमीन कितनी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो हमको बड़ी गर्मी लगती है, यार बहुत गर्मी है क्या करें, हैं। और लेकिन आप उसी वक्त अगर आप समुद्र के किनारे चले जाओ तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, भले ही इतनी गर्मी थी फिर भी समुद्र के किनारे बड़ी अच्छी हवा आ रही है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो पानी के ऊपर है ना, पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो वहां पर हवाएं ठंडी रहती है, और जमीन जल्दी गर्म हो जाती है सूरज के कांटेक्ट में। तो सूरज की वजह से जमीन जल्दी गर्म होगी तो क्या होगा? वहां पर गर्म हवाएं चलेगी और समुद्र में ठंडी हवाएं चलेगी। और इसका उल्टा होता है रात को। रात को क्या होता है? जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है तो ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन उस वक्त अगर आप समुद्र किनारे जाके बैठोगे तो आपको थोड़ी गर्म हवा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पानी जो गर्म हो चुका है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वहां पर गर्म हवाएं ज्यादा चलेंगी। इस तरह से आप समझ सकते हो कन्वेक्शन को। अब मुझे लगता है आपको काफी समझ में आ गया होगा टेम्परेचर और हीट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, सब कुछ, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर लास्ट टॉपिक, रेडिएशंस। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको पता जाएगा कि हॉट एयर ऊपर ही जाती है। कभी भी देखना जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं किचन के अंदर,
ठीक है, या रेस्टोरेंट के जहाँ पर किचन होते हैं, बड़े बड़े किचन, ठीक है, या आपके घर में जो किचन है, तो उसमें एग्जॉस्ट फैन ऊपर ही होता है। वेंटिलेटर्स आप देख लो अपने घर के, सारे कहाँ होते हैं, ऊपर ही होते हैं, है ना। इसी तरह से जो भी गर्म चीज होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर जाएगी। आपने धुएं का पाइप कभी नीचे नहीं देखा होगा मकान के, घर के नीचे, कि नाली की तरह पानी की तरह धुआं नीचे बह के जा रहा है, नहीं जाएगा। आप चिमनीज देख लो, सारी की सारी ऊपर होती है फैक्ट्रीज की, है ना। तो पानी जो भी, जब भी कोई हीट हो गया, कुछ भी गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, उसमें आपको गर्म हवा ही आएगी। तो कोई भी चीज गर्म होगी और वो गैसेस फॉर्म में होगी तो वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वेंटिलेटर्स हो गए, एग्जॉस्ट फैन हो गए, और रूम हीटर से निकली हुई हो गई, या आपके वेंटिलेटर्स हो गए, इस तरह से, राइट। ओके, द नेक्स्ट इज रेडिएशन। जी हाँ बच्चों, रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन, जैसे आप सूरज की रोशनी देखो, आप बाहर खड़े हो, थोड़ी देर के लिए आप बाहर खड़े हो जाओ तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो सूरज तो आपसे टच नहीं हुआ, और हमने तो कहा था कि जब कोई गर्म चीज टच होती है किसी ठंडी चीज से, तब वो गर्म, अगला भी गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि रेडिएशन ऑफ वेव्स, एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो वेव्स के फॉर्म में रेडिएट होती है। तो इसलिए उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। आप सूरज इतना दूर है, फिर भी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ तो वो रेडिएशंस होते हैं जिसकी वजह से आपको गर्मी महसूस होती है। तो ये कहलाता है रेडिएशंस। बहुत इजी है। अब इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कैसे। ले देखो, सबसे पहला है सोलर कुकर। सोलर कुकर है ना, इसमें प्लेट्स लगी हुई रहती है। अब नीचे आपने चावल रख दिए, ठीक है, पानी और कच्चे चावल डाल दिए। अब जो उसकी गर्मी है सूरज की, ये रहा सन हमारा, इससे जो यहाँ पर लाइट्स आएंगी उससे रेडिएशन से ये प्लेट गर्म हो जाएगी और सोलर हीटर जो है वो गर्म होने लग जाएगा। और उस सोलर हीटर से गर्म होने के बाद में आपका जो पानी है उबलेगा और चावल भी उबल जाएंगे। तो इस तरह से सोलर कुकर जो होते हैं वो रेडिएशंस के लिए बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है रेडिएशंस के लिए, वो बहुत इजी है। आपने देखा होगा गर्मी में हम लाइट कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े, ऐसे नहीं कि वो बल्ब लगे हुए हैं, वो वाले बल्ब वाले, लाइट वाले नहीं, लाइट कलर यानी हल्के कलर के कपड़े। व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा हल्के पहनने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कम करेगा हीट को, ठीक है। हल्के कलर एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को, और आपको गर्मी कम लगेगी, ठीक है। तो बच्चों याद रखना। और सर्दियों में आप डार्क कपड़े पहनने चाहिए, जिससे वो जो गर्मी जो एब्जॉर्ब करेगा सन से, रेडिएशन से, तो आप अच्छा महसूस करोगे और आपको सर्दी नहीं लगेगी। तो ये दो एग्जांपल है, ठीक है। एक तो डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, ठीक है, जिससे आपको गर्मी कम लगे और सर्दियों में आपको ठंडी ना लगे, राइट। तो ये एग्जांपल था। ओके, अब फिर हम समझते हैं हमारा लास्ट इसके एग्जांपल से। ये क्या है आप समझ ही गए, थर्मस। आपने देखा होगा थर्मस को जब आप देखोगे अंदर खोल के, तो अंदर स्टील का नजर आता है चमचमाता हुआ, और बाहर होता है प्लास्टिक का। और उसमें अगर आप जो चीज गर्म चीज डाली तो वो गर्म ही रहेगी, ठंडी चीज डाल दी तो ठंडी ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? उसको ध्यान से देखने के लिए आप इस मॉडल को समझो। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाहर फ्लास्क जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक क्या होता है मैंने बताया था, इंसुलेटर होता है, वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता और हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती प्लास्टिक। तभी तो फ्राइंग पैन का हमने प्लास्टिक से पकड़ते हैं ना, तो प्लास्टिक इसलिए बना होता है। अब इसके अंदर उल्टा है, इसके अंदर जो फ्लास्क के अंदर होता है वो होता है स्टील का फ्लास्क। अंदर स्टील का फ्लास्क होता है और वो भी चमचमाता हुआ। तो क्या होता है कि उसमें जो चीज आपने गर्म चीज डाली है वो रेडिएशंस के थ्रू उसी के अंदर ही रहती है गर्मी, और वो कहीं बाहर नहीं जाती। बाहर क्यों नहीं जाती? क्योंकि फ्लास्क प्लास्टिक वाला और स्टील वाला, उन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, खाली होता है। वो खाली होने की वजह से वो हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाती है। तो जब हीट ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी तो वो अंदर की चीज को गर्म ही नहीं कर पाएगी, ना अंदर की चीज को ठंडा कर पाएगी। इस तरह से दोनों आपस में ट्रांसफर होने की चीज को हम रोक देते हैं। तो फ्लास्क के अंदर पड़ी हुई चीज गर्म की गर्म रहती है ना। तो
ये अपना साइंस का टॉपिक था और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हीट टॉपिक। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर हम मिलेंगे एक नए साइंस के टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। आओ पढ़ें। थैंक यू।